हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का सूर्योदय क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उस भौतिक प्रदेश के विभाजन में हमने पढ़ा राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा, राजस्थान के अरावली प्रदेश के बारे में पढ़ा। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंदर मैदानी प्रदेश के बारे में। तो चलो दोस्तों, ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो है राजस्थान के मैदानी प्रदेश के बारे में। राजस्थान के मैदानी प्रदेश पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने टाइमलाइन पढ़ी थी उस टाइमलाइन के अंदर पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जो कालक्रम के अनुसार जब चट्टानों का वर्गीकरण कर रहे थे तो हमने पढ़ा था एज, एपोक, पीरियड के बारे में। तो मैं वहाँ से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने पढ़ा था एक जो पीरियड आया था उसका नाम था सिन्यूरियन पीरियड। क्या नाम था? सिन्यूरियन पीरियड। तो आप स्टार्ट करोगे सिन्यूरियन पीरियड। सिन्यूरियन काल। इस सिन्यूरियन काल के अंदर हमने इस सिन्यूरियन काल को दो भागों के अंदर विभाजित किया था। कौन कौन से थे? एक तो था टर्शियरी काल, एक था क्वाटिनरी काल। ठीक है, तृतीयक और चतुर्थक जो पीरियड था उसके अंदर हमने इसको विभाजित किया था। कौन कौन से थे? एक तो था टर्शियरी, एक टर्शियरी पीरियड था और दूसरा था क्वाटिनरी पीरियड। क्वाटिनरी पीरियड। ठीक है, इस क्वाटिनरी जो पीरियड था इसके अंदर जो एक एज थी उसका नाम था प्लीस्टोसीन। क्या नाम था? प्लीस्टोसीन। ठीक है, तो अभी जो अपने राजस्थान के अंदर मैदानी प्रदेश हैं उस राजस्थान के मैदानी प्रदेश के अंदर जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो इसी काल के अंदर हुई। कौन सी काल के अंदर हुई? तो आपको पूछा जाएगा प्लीस्टोसीन काल के अंदर। तो एक बार मैं इंग्लिश में लिख दूं आपको, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल के अंदर राजस्थान के मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। मैदानी प्रदेश का निर्माण। मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो जब मैं आपको ये जो काल वगैरह पढ़ा रहा था तो इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि आपको उस समय अभी जो अपन रिलेटेड कर रहे हैं, जैसे प्लीस्टोसीन, मैं सीधे बोल देता कि राजस्थान के अंदर जो मैदानी प्रदेश है उनकी प्लीस्टोसीन काल के अंदर उत्पत्ति हुई है या निर्माण हुआ है, तो आपको पता नहीं चलता। इसलिए मैंने काल आपको पहले पढ़ा दिए हैं और अगर आपको देखना है तो वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने पूरा का पूरा जो कालक्रम का विभाजन होता है वो सभी का पढ़ा दिया था। ठीक है, कौन से काल के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई है, राजस्थान के अरावली प्रदेश की कब उत्पत्ति हुई है, मरुस्थलीय प्रदेश की कब उत्पत्ति हुई है और आज ये मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई है। प्लीस्टोसीन पीरियड के अंदर हुई थी और ये मैदानी प्रदेशों का निर्माण इस काल में हुआ था। ठीक है, अब देखोगे तो आप जो मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश का जो निर्माण है वो निर्माण होता है नदियों से। किससे होता है? तो आप कहोगे नदियों से निर्माण होता है। नदियों से निर्माण होता है। आप पूछोगे कि भाई हमारे को बताओ कि नदियों से कैसे निर्माण होता है, तो एक बार अपन भारत से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं भारत का यहाँ पे मैप बना देता हूँ।
ये भारत का मैप है। अब देखोगे आप यहाँ से जो एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा, ठीक है, इस नदी का क्या नाम है? गंगा, ठीक है। और आप देखो कि गंगा से नीचे की ओर एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, यमुना। अब पूर्वी भारत की तरफ देखोगे एक नदी आती है बुखरसू ग्लेशियर से, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब आप देखोगे गंगा नदी आ रही है, यमुना नदी आ रही है, और नीचे भारत के दक्षिण भारत के अंदर और भी नदियाँ चलती है। जैसे ही ये नदी वहाँ से रवाना होती है पर्वत से, क्या पर्वत के ऊपर कोई मैदान है? नहीं है। ये नदी पर्वत से जैसे ही मैदानी भाग यानी कि पथरीले भागों के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपना क्या करती है? रास्ता बनाती है। जब ये नदियाँ रास्ता बनाती है तभी उससे जो मैदानों का निर्माण होता है वो उसे अपन कहते हैं कि ये मैदान है। और जब भी मैदान देखोगे आप, कभी हिमालय पर्वत पे जाके आप मैदान देखता नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि नदियाँ जब पहाड़ी भाग से जब जमीन की तरफ आती है तभी वो अपना रास्ता बनाने के लिए जो समतल प्लेन जगह पे चलती है उसे ही मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा का मैदान है, यमुना का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सिंधु नदी का, जैसे आप सिंधु नदी के पढ़ना चाहोगे तो सिंधु नदी का भी मैदान है, सिंधु नदी का मैदान। सिंधु नदी का वैसे पाकिस्तान के अंदर मैदान है, ठीक है। तो आप देखोगे जब नदियाँ पर्वतों से मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करती है तो अपना रास्ता बनाती है और नए नए मैदानों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के मैदान होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो लेकिन मैदानी प्रदेश है तो अगर पूछा जाए तो मैदानी प्रदेशों का निर्माण है वो नदियों से होता है। और पूछा जाए किस काल के अंदर हुआ निर्माण, तो अपन कहेंगे कि प्लीस्टोसीन जो काल था उसी प्लीस्टोसीन काल के अंदर हुआ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके मैदानी प्रदेश के निर्माण के बारे में। नदियों से बनते हैं मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो अब राजस्थान के बारे में अपन बात करने वाले हैं, तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो हमने जो राजस्थान के मैप के बारे में पढ़ा था, ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमने कहा था मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कहा था? मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। और इसके समीप ही एक भाग है जिसका नाम है अरावली प्रदेश। जो अरावली प्रदेश के बारे में भी अपने बात कर ली है, अरावली प्रदेश, ठीक है। अब जो अपन बात करेंगे वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात करने हैं। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी आप मैप पे स्थिति देखोगे तो कुछ ऐसी स्थिति है मैप पे। जो अब मैं डार्क जोन कर रहा हूँ वही अपने राजस्थान के मैदानी प्रदेश है, ठीक है। ये रेड डार्क जोन है, यही राजस्थान के मैदानी प्रदेश है। यही है राजस्थान के मैदानी प्रदेश। अब आप कहोगे कि राजस्थान के मैदानी प्रदेश क्या इसी भाग के अंदर है? जी नहीं, राजस्थान के मैदानी प्रदेश अलग अलग जगह भी है। आप कहीं रहते होगे तो वहाँ पर भी आपको मैदान दिखेगा, लेकिन वो जो मैदान है वो किन्हीं किन्हीं नदियों से, किसी नदी नालों से होकर ही बना होगा, ठीक है। तो अपन राजस्थान के मैदानी प्रदेश पढ़ने से पहले अपन ने देखा था एक नदी चलती है जिसका नाम है घग्गर। वो घग्गर नदी यहाँ से चलती है, घग्गर नदी। आपने देखा जो उत्तरी राजस्थान है उस उत्तरी राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ से होकर एक नदी जाती है जिसका नाम है घग्गर। आपने अरावली के पश्चिम में देखा होगा एक नदी चलती है, अरावली से होकर निकलती है, जो यहाँ से निकलती है, उसका नाम है लूणी नदी, ठीक है। तो ये लूणी नदी का मैदान कहलाएगा। जो घग्गर नदी चलती है उस घग्गर नदी का मैदान चलेगा, जो मैदान के अंदर भाग है वो आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो घग्गर नदी का जो भाग है वो लूणी नदी का भाग है, वो हमारे मैदानी भाग के अंदर कवर होगा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो वो
उस क्षेत्र की अपन स्थलाकृति पढ़ रहे थे, तब उस क्षेत्र के अंदर अपने घग्गर का मैदानी प्रदेश की भी पढ़ा है और लूणी का गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जो था वो भी पढ़ा है। ठीक है, तो अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि हमारा जो हेडिंग होता है टॉपिक का उसका नाम भी है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि पश्चिमी जो मैदानी प्रदेश था, घग्गर का मैदानी प्रदेश था, लूणी का जो मैदानी प्रदेश था, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या वो लूणी और घग्गर वो भी मैदानी प्रदेश हैं? तो अभी आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर सिर्फ ये जो मैदानी प्रदेश है ना, वो ये जो अभी अपन ने पढ़ा है वो ही होंगे, नहीं। घग्गर का भी मैदानी प्रदेश वो भी मैदानी प्रदेश के अंदर आता है, लूणी का भी क्षेत्र है वो भी मैदानी प्रदेश के अंदर आता है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। जो हमने डार्क जोन किया है रेड से, वो रेड डार्क जोन है, वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, अब राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में अपन किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपसे पूछा जाएगा जहाँ से नदी निकलेगी वहीं से मैदानों की उत्पत्ति होती है। एक नदी आती है जिसका नाम सुना होगा आपने, माही नदी। ठीक है, तो माही नदी कहाँ से आती है? इधर एमपी से, मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरात से निकल जाती है। उसका क्या नाम है? माही नदी। तो एक तो अपन पढ़ेंगे माही नदी का मैदानी क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आप देखोगे एमपी से स्टार्ट होता है। राजस्थान के अंदर कितना है? राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर जो मैदानी भाग है उसे अपन माही नदी का मैदानी भाग कहोगे। तो एक तो पहला जो अपन पार्ट पढ़ेंगे वो माही नदी का मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी एक नदी निकलती है जिसका जो खमनोर राजसमंद से निकलती है, उसका नाम है बनास नदी। ठीक है, तो बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो बनास नदी यहाँ से निकलती है, राजसमंद से होकर निकलती है, उसका नाम है बनास नदी। और बनास नदी का मैदान के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो दूसरी नदी होगी बनास नदी के मैदानी प्रदेश। ठीक है, तीसरी नदी है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व से एंटर होती है, जिसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। जो चंबल राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग के अंदर से होकर गुजरती है, तो और अपन चंबल नदी के बारे में देखेंगे। चंबल नदी द्वारा जो मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। और चौथी जो नदी है उसका नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में देखेंगे, जयपुर से निकलती है, क्या नाम है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। तो अभी अपन जो राजस्थान के मैदानी प्रदेश के बारे में जो अध्ययन करने वाले हैं वो 4 नदियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि लूणी के बारे में और घग्गर के बारे में अपन ने जो मैदानी प्रदेश, जो मरुस्थलीय प्रदेश था, उसके अंदर अपन ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे माही नदी का मैदान, बनास नदी का मैदान, चंबल नदी का मैदान और बाणगंगा नदी का मैदान। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के मैदानी प्रदेश। ये जो आपको हेडलाइन थी वो मैंने आपको बता दी। अब अपन शुरू करने वाले हैं राजस्थान के अंदर माही नदी का मैदानी प्रदेश। क्या नाम है? माही नदी का मैदानी प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के अंदर माही नदी का मैदानी प्रदेश। अब आप देखोगे राजस्थान के मैप पे कहाँ से माही नदी आती है। वो ये नदी के बारे में अध्ययन ही करो, चाहे मैदानी प्रदेश के बारे में करो, पूरी नदी के बारे में अध्ययन अपन नदी वाले पार्ट के अंदर करने वाले हैं। माही नदी की एंट्री होती है बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से होकर डूंगरपुर से सीमा बनाती हुई यह निकलती है माही नदी। माही नदी, ये जो माही नदी के अंदर पड़ने वाले हैं, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र अपन पढ़ेंगे। जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों के अंदर है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जिलों के अंदर है, तो राजस्थान से जब एंटर करती है तब एक जिला आता है जिसका नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से एंटर करेगी। ठीक है, फिर आगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से होकर डूंगरपुर से होकर और फिर आगे जो खंबात की खाड़ी है,
ठीक है। कच्छ के रण जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पर यह अपना जल प्रवाहित करती है। तो माही नदी के मैदानी प्रदेश के बारे में आपने देखा कि जो माही नदी है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर क्षेत्र से होकर गुजरती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में, ठीक है। अब जो माही नदी का क्षेत्र है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर आप देखोगे, ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसका नाम है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसका नाम है वांगड़ प्रदेश। क्या नाम है? वांगड़ प्रदेश। तो मैंने ये शब्दावली के अंदर भी बताया था आपको वांगड़ प्रदेश कहाँ स्थित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर जो माही नदी का प्रवाहित क्षेत्र है उसे वांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे प्रतापगढ़ छोड़ दिया, नहीं, प्रतापगढ़ छोड़ा नहीं है। जो प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, ये प्रतापगढ़ के जो माही नदी का जो क्षेत्र आता है, माही नदी जब प्रतापगढ़ से प्रवाहित होती है तब उस क्षेत्र का नाम पड़ता है कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश। तो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है और प्रतापगढ़ के अंदर कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे जब ये नदी माही नदी और राजस्थान के अंदर यहाँ से जब मोड़ लेती है, एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान में 23.5 डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री से गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती, ठीक है। अब आप देखोगे जो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा के अंदर जो भाग है, ये जो मैदानी प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेश सिर्फ माही नदी से नहीं बना हुआ है। माही नदी के आसपास जो भी छोटे मोटे नदी नाले होते हैं उससे भी बनता है मैदानी प्रदेश। सिर्फ एक नदी से आप देखोगे एक नदी कितनी बड़ी होगी, 100 या 200 मीटर बड़ी होगी, छोटी, ठीक है। तो उससे तो कोई मैदान बनने वाला नहीं है। माही नदी की सहायक नदियों से भी मैदान बनता है, ठीक है। तो आप देखोगे जो माही नदी का जो क्षेत्र है इसके अंदर 56 प्रकार के नदी नाले हैं, 56 प्रकार के नदी नाले हैं। कितने हैं? 56 प्रकार के। चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूँ। जब माही नदी प्रवाहित होती है राजस्थान के अंदर, ये माही नदी है, आप बना दीजिए एक बार। तो इस माही नदी का जो क्षेत्र है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, जब ये माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसके अंदर 56 प्रकार के नदी नालों से मैदानी भाग का निर्माण हुआ, मैदानी भाग का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आप देखोगे जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है इसके अंदर 56 प्रकार के नदी नाले हैं, इसलिए इस क्षेत्र के जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है, ये जो क्षेत्र बनेगा माही नदी का, इसे 56 का मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है, 56 का मैदानी प्रदेश भी कहते हैं।
तो आपने पढ़ा जो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था, इस माही नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ा। राजस्थान के अंदर माही नदी जो एंटर करती है वो बांसवाड़ा से करती है, फिर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से सीमा बनाती हुई और यह खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, जब माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर प्रवाहित होती है तो उसके क्षेत्र को कहा जाता है, जो आपने पढ़ा वांगड़ प्रदेश के बारे में। जब ये प्रतापगढ़ के अंदर प्रवाहित होती है तो उस क्षेत्र को कहा जाता है कांठल प्रदेश के नाम से। ठीक है, अब जब माही नदी जब चलती है तो उसके साथ साथ 56 प्रकार के नदी नालों से एक जो नदी का जो तंत्र बनता है उससे जो मैदान बना है, उसी मैदान को 56 का मैदानी प्रदेश कहा जाता है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों के अंदर स्थित है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? तो आप कहोगे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से के अंदर 56 प्रकार का जो मैदानी प्रदेश स्थित है। और मैंने आपको बताया था कि 56 की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, 56 का मैदानी प्रदेश डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, अब आप देखोगे जो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर एक मिट्टी पाई जाती है। उस मिट्टी का कलर कैसा है? तो लाल कलर की है। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ जो मृदा पाई जाती है, मृदा कैसी मृदा पाई जाती है? लाल, या फिर इसे लोमी मिट्टी भी कहते हैं, लाल अथवा लोमी मिट्टी। ठीक है, तो जो 56 का मैदानी प्रदेश है या फिर माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी का मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल कलर की मृदा पाई जाती है, जिसे लाल या लोमी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा वो जो राजस्थान के मैदानी प्रदेश में माही नदी का मैदानी प्रदेश के बारे में आपने अध्ययन किया है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो बनास नदी का जो मैदानी प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए बनास नदी का, सेकेंड नंबर पे बनास नदी का मैदानी प्रदेश। बनास नदी का मैदानी प्रदेश। अब राजस्थान के मैप पर एक बार देख लेते हैं बनास नदी चलती तो कहाँ से है। ये तो पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बनास नदी चलती भी है और चलती कहाँ से है। फिर अपन मैदानी प्रदेश के बारे में बनास नदी के पढ़ेंगे। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। एक स्थान है जिसका नाम है राजसमंद, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, एक नंबर। क्या नाम है? राजसमंद। राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, उस खमनोर की पहाड़ियों से जो बनास नदी है उसका उद्गम होता है। ठीक है, फिर यह राजसमंद से आ जाएगी चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। तो राजसमंद के बाद में चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, 6 जिलों के अंदर ये नदी प्रवाहित होती है। बनास नदी 6 जिलों से प्रवाहित होती है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है रामेश्वर। उस रामेश्वर स्थान में यह चंबल नदी के अंदर अपना जल है वो विलीन कर देती है। ठीक है, अब जो ये नदी चलती है, इस नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे अपन बनास का मैदानी प्रदेश के बारे में कहते हैं। बनास का मैदानी प्रदेश,
बनास नदी का मैदानी प्रदेश के बारे में कहते हैं। अब ये जो बनास का मैदानी प्रदेश है इसे आप दो भाग के अंदर डिवाइड कर दीजिए। जो बनास नदी का मैदानी प्रदेश है इसको अपन दो भाग के अंदर विभाजित करते हैं, ठीक है। एक भाग कहेंगे उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, और दूसरे का नाम देंगे दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। अब आप देखोगे जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं और दक्षिणी भाग के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। जो दक्षिणी भाग है इसे अपन कहते हैं मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान कहते हैं। किसको कहते हैं? दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं और उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। अब आप देखोगे ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप जैसे आपको नाम से पता चलता होगा कि मेवाड़, तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप कहोगे राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा है ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये दक्षिणी भाग के अंदर आते होंगे। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से? सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर डिस्ट्रिक्ट, ये हैं वो बनास नदी के उत्तरी भाग के अंदर सम्मिलित जिले हैं। तो आप पूछो, अगर पूछा जाए कि उत्तरी भाग के अंदर बनास नदी के मैदान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो अजमेर आएगा, टोंक आएगा और सवाई माधोपुर आएगा। दक्षिणी भाग के अंदर पूछा जाए तो राजसमंद आएगा, चित्तौड़ आएगा और भीलवाड़ा आएगा। दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के मैदानी प्रदेश से। और उत्तरी भाग, बनास नदी के उत्तरी भाग को कौन से नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे मालपुरा और करौली का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अब जो ये जो क्षेत्र हैं इसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो अगर आप देखा जाए या मुख्यतः थोड़ी काली मिट्टी भी पाई जाती है, थोड़ी बहुत लाल मिट्टी भी, अगर मुख्यतः मिट्टी का पूछा जाए तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है उस मृदा का नाम है भूरी मृदा, ठीक है। भूरी मृदा पाई जाती है, ठीक है। भूरी मृदा पाई जाती है बनास नदी के मैदानी प्रदेश के अंदर। अब अगर पूछा जाए ये जो बनास नदी का जो मैदानी प्रदेश है ना, ये आप कहोगे ये समतल, जो जब नदी के अंदर समतल मैदानी प्रदेश की स्थिति देखी जाए तब यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन सा? बनास नदी का मैदानी प्रदेश। इसलिए इस बनास नदी के मैदानी प्रदेश को एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है पेनी प्लेन, पेनी प्लेन एरिया। पेनी प्लेन एरिया का मतलब होता है भूपृष्ठ पर समतल मैदानी प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जितने भी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर समतल जो मैदानी प्रदेश है वो कौन सा है, तो आप एक ही नाम लेना, बनास नदी का जो मैदानी प्रदेश है वो समतल स्थिति में है, ठीक है। तो पेनी प्लेन एरियाज जो है वो बनास नदी के मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन एरियाज, या फिर आप कह सकते हो भूपृष्ठ पर समतल मैदानी प्रदेश का जो उदाहरण है वो बनास नदी का मैदानी प्रदेश है, ठीक है। तो ये तो हुई अपने बनास नदी के बारे में बात। बनास नदी राजस्थान के अंदर 6 जिलों से चलती है। 6 जिलों के अंदर दो और नदियां हैं, एक तो है लूणी नदी, एक है चंबल नदी, वो भी 6 जिलों से गुजरती है। अब ये बनास नदी भी 6 जिलों से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये हुआ बनास नदी का मैदानी प्रदेश के बारे में अपन ने अध्ययन। फिर अपन बात करेंगे आगे बनास नदी के बाद में बाणगंगा नदी के बारे में। कौन सी नदी? 3 नंबर आप लगा दीजिए, बाणगंगा नदी का मैदानी क्षेत्र।
ठीक है, बाणगंगा नदी का मैदानी क्षेत्र। अब जो बाणगंगा नदी है उसको भी इससे देख लेते हैं राजस्थान के मैप पर। अब यहाँ पे एक स्थान है, उसका नाम है जयपुर, ठीक है। आगे एक स्थान है, उसका नाम है दौसा। आगे एक और स्थान है जिसका नाम है भरतपुर। तो आपसे पूछा जाए जो बाणगंगा नदी है, ये बाणगंगा नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती हैं, तो आप कहोगे जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो बाणगंगा नदी का जो मैदानी प्रदेश है वो भी कौन कौन से जिलों के अंदर होगा, जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर और भरतपुर के अंदर, ठीक है। तो जयपुर और दौसा और भरतपुर के अंदर बाणगंगा नदी का मैदानी प्रदेश है। अब आप देखोगे जब मृदा पढ़ोगे राजस्थान की, उस मृदा पढ़ोगे तब इस क्षेत्र के अंदर जो मृदा पाई जाती है, इस क्षेत्र पे, उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। जो राजस्थान की नहीं बल्कि ये भारत के अंदर जो जलोढ़ मृदा का जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो सबसे उपजाऊ मृदा होती है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है, बाणगंगा नदी के मैदानी प्रदेश में, जयपुर, दौसा और भरतपुर क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब आप एक चीज़ देखोगे, एक नदी चलती है जिसका नाम है चंबल नदी। वो चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से चलती है, ठीक है। मान लीजिए ये चंबल नदी है एक बार, ठीक है। और एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा नदी, ये बाणगंगा नदी होगी, बाणगंगा नदी। अब आपने एक जो टर्म पढ़ी होगी जो विंध्यन कगार, विंध्यन कगार के बारे में आपने सुना होगा। जो राजस्थान के अंदर विंध्यन कगार है, वो विंध्यन कगार की स्थिति कैसी है। अब राजस्थान के अंदर जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो आती है यहाँ से धौलपुर से होकर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और कोटा की तरफ, ठीक है। ये जो पहाड़ी है उसका नाम है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। ये जो विंध्यन कगार है, जहाँ पे आप देखोगे संक्रमणित क्षेत्र होगा, वो संक्रमणित क्षेत्र कहाँ होगा, सवाई माधोपुर जिले के अंदर। सवाई माधोपुर जिला है, उस सवाई माधोपुर जिले के अंदर संक्रमणित क्षेत्र है, संक्रमणित क्षेत्र, संक्रमणित क्षेत्र। और संक्रमणित क्षेत्र कहाँ है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर संक्रमणित क्षेत्र है। संक्रमणित क्षेत्र का मतलब होता है जब अरावली या फिर कोई भी दो पर्वतमालाएं जब आपस में मिलती हैं तो उस मिलने वाले क्षेत्र को कहा जाता है संक्रमणित जोन, ट्रांजिशियल एरिया, ठीक है। तो ट्रांजिशियल एरिया है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पर है, विंध्याचल और अरावली का। तो आप कहोगे सवाई माधोपुर के अंदर एक और स्थान है जिसका नाम है रणथंभौर, रणथंभौर। सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर क्षेत्र है, उस रणथंभौर क्षेत्र के अंदर जो ये संक्रमणित जोन क्षेत्र आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ से संक्रमणित जोन और विंध्यन कगार के बारे में नहीं समझाने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ इतना समझाना है, ये जो आप स्थिति देख रहे हो विंध्यन कगार की, विंध्यन जो कगार है वो आप देख रहे होंगे एक बाणगंगा नदी है, यहाँ पे आप ऊपर उत्तर की तरफ देखोगे बाणगंगा नदी है और दक्षिण की तरफ देखोगे चंबल नदी है। इन दोनों चंबल और बाणगंगा नदी के बीच में क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। कौन, विंध्यन कगार। मैंने आपको इतना ही समझाना था, जो विंध्यन कगार है उसकी स्थिति और लोकेशन के बारे में नहीं समझाना था, सिर्फ इतना समझाना था ये बाणगंगा नदी और चंबल नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। तो ये विंध्यन कगार है, चंबल आप लिख दीजिए एक बार, चंबल और बाणगंगा बाणगंगा के मध्य
जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक, जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, आप देखोगे जो ये चंबल और बाणगंगा नदी के मध्य है वो जल विभाजक का कार्य करता है। कौन? विंध्यन कगार। उस विंध्यन कगार की आपने स्थिति भी साथ ही साथ देख ली और संक्रमणित क्षेत्र के बारे में भी आपको पता चल गया, और बाणगंगा नदी और चंबल नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कैसे करता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना बाणगंगा नदी का मैदानी प्रदेश के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। यह जयपुर, दौसा और भरतपुर क्षेत्र के अंदर बाणगंगा नदी का मैदान स्थित है। और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब अपन अंतिम और लास्ट बात करेंगे चंबल नदी का क्षेत्र। ठीक है, फोर्थ, आप हेडिंग लगाइए, चंबल नदी का मैदानी प्रदेश। अब ये चंबल नदी के मैदानी प्रदेश में आपको मैं एक बार वापस स्थिति बता दूं, क्योंकि मैप से जितना आप अंडरस्टैंडिंग करोगे ना तो उससे ज़्यादा मेरे बोलने से और लिखने से भी बेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैप से होती है। ठीक है, तो मैप से एक बार मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान का मैप है। देखो, राजस्थान का जियोग्राफी पढ़ने से मतलब आपका है ना जो मैप है वो कम से कम 1000 बार तो बनाना ही चाहिए राजस्थान का, तभी जाके राजस्थान की जियोग्राफी अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, अब आप देखोगे चंबल नदी जो है वो MP से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, मेहन झील, वो अपन नदी के बारे में जो आगे हैं वो अध्ययन करेंगे। अभी तो है चंबल नदी के अपन मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चंबल नदी आती है राजस्थान के अंदर चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होकर निकल जाती है। कौन कौन से जिले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि 3 नदियां हैं वो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है, उसमें से दूसरी नदी ये है। 2 नदियां तो आपको इसी क्षेत्र के जो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी? बनास और चंबल। एक लूणी थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर जो ये जो प्रवाहित होती है उस नदी के प्रवाहित क्षेत्र को ही चंबल का मैदानी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये चंबल का मैदानी प्रदेश है इसके अंदर आप पढ़ोगे एक तो बीहड़ क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? बीहड़। ठीक है, बीहड़ क्षेत्र के बारे में अपन देखने वाले हैं। अब बीहड़ होता क्या है? जब नदियाँ चलती हैं तब नदी चलने के साथ साथ यह जो ज़मीन होती है उस ज़मीन का अपर्दन करती हुई चलती है नदियाँ। ठीक है, और चंबल नदी के अंदर जो क्या है, तीव्र ढलान ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ही अपर्दन होता है रेत का, मृदा का। ठीक है, इस कारण वहाँ पे अपर्दन होता है, उससे क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं। उसी जो बनने वाले बीहड़ है उसी क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। जब नदी है उसके अवनलिका अपर्दन, नदी का अपर्दन ही अवनलिका अपर्दन कहलाता है। ठीक है, तो उससे बनने वाले अपर्दन को ही बीहड़ क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ होता क्या है। मान लीजिए कोई नदी है, वो नदी चल रही है, ये नदी है वो चल रही है। जब ये नदी चलती है तो उस नदी का नाम है चंबल नदी, क्योंकि अपन चंबल नदी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक टर्म होती है जिसका नाम है होता है नदी बल्फ। नदी बल्फ या फिर इसे नदी वफ्र भी कहते हैं। नदी वफ्र।
अब आप कहोगे ये क्या टर्म है, नदी बल्फ क्या होता है, नदी वप्र क्या होता है। नदी बल्फ और नदी वप्र होता है जब नदी के अंदर ये जो नदी के किनारे हैं, दोनों ही किनारे हैं, इस किनारों पे जो नदी की ढाल है वो ढलान का तीव्र तीव्र होती है और उसी तीव्र ढलान को ही नदी बल्फ कहते हैं और नदी वप्र कहते हैं। तो चंबल नदी के अंदर जो है ना वो नदी बल्फ और नदी वप्र प्रकार की जो ढलान पाई जाती है, ठीक है। उसी कारण ही नदी के वेग ज़्यादा हो जाता है। अब जब वेग नदी का ज़्यादा होगा, क्योंकि किनारों पे नदी जब जाती है तो उसकी जो वेग होता है नदी का वो कम हो जाता है, लेकिन चंबल के अंदर उल्टा हो जाता है। चंबल के क्या है, तो जो किनारे हैं वो किनारों पे और ज़्यादा बल्फ है, नदी बल्फ और नदी वप्र पाए जाते हैं। इसी कारण वहाँ उसकी जो वेग होता है वो और तीव्र हो जाता है। इसी कारण वहाँ से जो मृदा का अपरदन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। और उसी अपरदन के वाले क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ कहा जाता है। तो राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए बीहड़ कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर बीहड़ की स्थिति है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। नदी बल्फ, नदी की जब ढलान है वो नदियों के किनारे की ढलान तीव्र होती है, इसी कारण नदी बल्फ पाए जाते हैं चंबल नदी के कारण। और वो ज़्यादा क्या करती है, मृदा का अपरदन करती है। उसी मृदा के अपरदन को बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ का निर्माण होता है और सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर यह बीहड़ स्थित है, ठीक है। अब आप कहोगे जब ये नदी है वो आगे बढ़ती हैं, ये राजस्थान के अंदर वापस मैं बना देता हूँ एक बार। जब यहाँ से निकलती है नदी तो आप देखोगे एक स्थान है जिसका नाम है कोटा, ठीक है। कोटा से सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर आता धौलपुर। तो चंबल नदी के अंदर ये जो 4 जिलों के अंदर क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है डांग प्रदेश। क्या कहा जाता है, डांग प्रदेश। अगर पूछा जाए, मैंने आपको शब्द वाली टर्मिनोलॉजी में भी बताया था डांग प्रदेश कहाँ स्थित है, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं चंबल नदी का जो क्षेत्र जहाँ पे तो कौन कौन से जिले, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जो जिलों के अंदर जो क्षेत्र हैं उसे डांग प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक बीहड़ भी मैं आपको बता दूं और फिर भी लिख दूं, क्योंकि बीहड़ वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। बीहड़ क्षेत्र, और ये क्रम भी पूछा गया है, धौलपुर, आप क्रम से याद रखना, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है। किस कारण होता है, अवनलिका अपरदन के कारण होता है। और डांग प्रदेश कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर स्थित है, ये जो डांग प्रदेश है वो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, ठीक है। तो ये अपन ने चंबल नदी के मैदानी प्रदेश के बारे में भी बात कर ली। फिर कुछ अगर रह गया है तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी बातें याद रखनी होगी। अब जो राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है, राजस्थान का मैदानी प्रदेश,
राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है वो, अगर पूछा जाए कितने क्षेत्रफल पर स्थित है तो आपको याद रखना है 23.03 सॉरी 03 नहीं है, 3 है, 23.3 तो उसका था, 23.3% ये तो है क्षेत्रफल। ठीक है, राजस्थान का मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान के 23.3% क्षेत्र पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, जनसंख्या के बारे में भी पूछ सकते हैं। जनसंख्या है यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान के 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और अगर एक पूछा जाए जो 100 द्वीपों का शहर है, 100 द्वीपों का शहर पूछा जाए तो बांसवाड़ा आप बताओगे। बांसवाड़ा क्यों कहते हैं, जो क्योंकि अपन जो 56 नदी नालों का प्रदेश मैदानी प्रदेश की बात की थी, तब होता क्या है, जब आसपास में पानी हो, आसपास में पानी हो, उसके अंदर एक द्वीप हो, ठीक है, उसके अंदर बीच में जगह हो, उसे अपन द्वीप या टापू कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो द्वीप कहते हैं या फिर टापू कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था 56 प्रकार के जो नदी नाले, उसके बीच में बहुत सारे, जब आपस में नदी नाले जुड़ते होंगे तब एक नदी तंत्र के अंदर वो अपना जल प्रवाहित कर रहे होंगे, तब ऐसे ऐसे करके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 प्रकार के जो द्वीप बन जाते हैं, इसलिए 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको राजस्थान के मैदानी प्रदेश के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया है तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और देख लेंगे। मेरे हिसाब से तो कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने देखा है, तो एक बार अगर रिवीजन मारना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के मैदानी प्रदेश के बारे में अपन ने पढ़ा था, सिल्यूरियन काल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, फिर मैदानी प्रदेश के बारे में, ये जो मैदानी प्रदेश कैसे निर्माण होते हैं उस सभी के बारे में अपन ने पढ़ा है। और ये राजस्थान के मैदानी प्रदेशों की जो स्थिति है उसके बारे में अपन ने देखा। फिर अपन ने जो गंगा यमुना वाले पे देख लिए थे। फिर अपन ने माई नदी का मैदानी प्रदेश देखा था। ठीक है, तो सभी नदियों के बारे में, माई के बारे में, बनास के बारे में, चंबल के बारे में और बाणगंगा नदी के बारे में अपन ने देखा। और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके आप बता दीजिए, ये टॉपिक मैं हमारे को नहीं समझ में, मैं आपको बेझिझक आपको अगली क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि सही तरीके से पढ़ाई जा रही है और नए स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं जो भी नए हैं, उनको आराम से देखना है, लिख के देख लेना है एक बार। राजस्थान की जियोग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको मैं कहता हूँ आरएस तैयारी करने वाले के बराबर लाके छोड़ दूंगा। ठीक है, और छोड़ूंगा तो नहीं, वैसे फिर भी पढ़ाऊंगा। और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर राजस्थान के पठारी प्रदेश के बारे में। ठीक है, जानेंगे वहाँ पर क्या होते हैं सीन राजस्थान के पठारों के, और देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। कल रिजल्ट आने वाला इलेक्शन का, देखना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर।